कि मत पूछ के किस तरह से चल रही है ज़िंदगी हमारी, मत पूछ के किस तरह से चल रही है ज़िंदगी हमारी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जो गुजरा ही नहीं। अर्नब गोस्वामी के लिए देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जैसे देखें हमारा अर्नब है, छोड़ता नहीं है। अर्नब क्या निकला है? लास्ट में पाकिस्तान का एजेंट निकला है। लोग समझ चुके हैं कि गले में हार डाला था गला सजाने को, पर यह जालिम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। नौकरियां मिली नहीं। जिस छोकरी को उम्मीद थी कि मेरे इस छोकरे से शादी होगी, वो उससे बात करती थी कि मेरे छोकरे को नौकरी मिलेगी और मैं इससे शादी करूंगी, आज उस छोकरे को ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली, वो छोकरी भी चली गई उससे, क्योंकि बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली लाजवाल। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अक्सर आपने इन्हें नेशनल टीवी पर डिबेट करते हुए देखा होगा, नौजवानों की आवाज़ को और हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूथ कांग्रेस लीडर सनम शाह की, जो रिजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जम्मू व कश्मीर के हालात व वाक़ात पर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे। सनम जी, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। थैंक यू सो मच जाफ़र भाई, आपका मैं दिल से, आपके चैनल का और आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सनम जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जम्मू व कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात हुए। डीडीसी इंतखाबात के बाद आपको जम्मू व कश्मीर में क्या कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली और नौजवानों का खासकर इन इंतखाबात में कैसा रोल रहा? ये शेर जो है मैं अपने लिए नहीं पढ़ूंगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए पढ़ूंगा कि मत पूछ के किस तरह से चल रही है ज़िंदगी हमारी, मत पूछ के किस तरह से चल रही है ज़िंदगी हमारी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जो गुजरा ही नहीं। आपने ये बात कही है, मैंने आपको शेरी में कर समझा दिया है कि आज जो हम पर वक़्त चल रहा है 1947 से लेकर आज तक, हम कभी ऐसे हालात से नहीं गुजरे हैं, ऐसे हालात से नहीं हैं जो हालात का सामना हम पर हो रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जो गुजरा ही नहीं है कभी। आपने बात की डीडीसी इलेक्शन के हवाले से। डीडी इलेक्शन जो हुआ, यहाँ पे लोगों को बड़ी एक राहत की सांस मिली कि जो ज़ख़म हम पर लगे गए हैं शायद उन पर मरहम जो है डीडीसी इलेक्शन लगेंगे। बट डीडीसी इलेक्शंस के अंदर भी वही दिखाई दिया और जो अभी तक दिखाई दे रहा है, जो ज़ख़म थे उन पर मरहम नहीं लगी बल्कि ज़ख़मों के ऊपर नमक छिड़का गया। लोगों को उम्मीद थी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर बनकर कभी काम नहीं कर पाए, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनकर कभी काम नहीं कर पाए, जो यहाँ के मिनिस्टर बनकर काम नहीं कर पाए, आखिर डीडीसी इलेक्शन का जब इंतखाबात हुआ तो लोगों ने सोचा कि कुछ शायद हमारी लाइफ का कोई ज़रिया कहीं ना कहीं से शुरू होगा। पहले ही शुरू से गुपकार नाम दे दिया, फिर देशद्रोही, फिर आतंकवादी, फिर ये है वो है, लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए जिन लोगों ने इसका नाम दिया हुआ था, आपको भी पता है, मैं कॉन्फिडेंस तरीके से ओपन भी कहता हूँ और नेशनल चैनल में भी बैठ के अल्लाह के फजल करम से कहता हूँ, सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े देश विरोधी वो हैं जो 370 और 35A के साथ नहीं हैं, क्योंकि 370 35A के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर के हालात हुए हैं, जो चाइना लद्दाख के अंदर नहीं था घुसा, 370 के बाद जो है वो घुस गया है। पाकिस्तान इतनी सीज वायलेशन नहीं था करता जितनी आज कर रहा है। हमारे लोगों को बैंकेट नहीं है, हमारे लोगों को छुपने के लिए जगह भी नहीं है। 4G की जगह हमें 2G दिया गया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन कर हमें जो है डोमिसाइल दिया गया। आज जो है एक गुंडा तरीके से जो बदमाशी रोप पर जो है आज ये अपना सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहे हैं। बट हर लोग वाकिफ़ हो चुके हैं अपनी जम्मू कश्मीर के हालात से। हम कहते हैं बार बार कि आज आप इनको असम्बली इलेक्शन करवा दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुंह तोड़ जवाब जो है आपको कैसे मिलता है और लोग जो है आपको क्या जवाब देते हैं। सनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि पहले गुपकार का नाम दिया गया और उसके बाद देशद्रोही का नाम दिया गया। क्या जम्मू व कश्मीर में जो हक़ की बात करेगा वो देशद्रोही है? क्या उसे देशद्रोही का नाम दिया जाएगा? ये जो हमेशा देशद्रोही का नाम देते हैं, जो देश विरोधी कहते हैं, इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। ये पहले अपने गिरबान में जाकर देखें हमारी क्या औकात है। हम फिर किसी को देशद्रोही बोलें, देश विरोधी बोलें। सबसे बड़े देश विरोधी और आतंकवादी ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये RSS वाले हैं। इनका भी एक जो यार है
जिसकी हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे अर्नब गोस्वामी के लिए, अर्नब गोस्वामी के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने किसी पत्रकार की आज तक हमायत नहीं की। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई हैं, अर्नब गोस्वामी के लिए देश के प्रधानमंत्री कहते थे। जैसे देखें हमारा अर्नब है, छोड़ता नहीं है। अर्नब क्या निकला है, लास्ट में पाकिस्तान का एजेंट निकला है। अभिनंदन का जहाज जब क्रैश हुआ, अगर ये अर्नब गोस्वामी ये अगर IS का एजेंट ना होता, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ये चाइना की और पाकिस्तान के एजेंट ना होते, अर्नब गोस्वामी का जहाज हाईजैक नहीं था होना। इन्होंने पुलवामा अटैक को, बालाकोट जो कांड हुआ है, जो भी इन्होंने सिक्रेसी तो पहले लीक दे दी है। इनकी तो व्हाट्सअप आज असलियत इनकी सामने आ गई है। आज इनका जो असली रूप है वो सामने आ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि गले में हार डाला था गला सजाने को, पर ये जालिम नाग बन बैठा गला ही काट खाने को। आज लोगों को पता चल गया कि हमने जिसको हार डाला था गला में सजाने के लिए, वही जालिम नाग बन बैठा है गला ही काट खाने को। आज ऐसे ऐसे देश विरोधी हैं। हम इनकी देशभक्ति का जो सबूत कहते हैं, हम ये किसी जूते की नोक पर भी नहीं देशभक्ति का सबूत देते हैं। हम कट्टर सच्चे पक्के एक हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान को जो आज कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कुछ भगवा लिबास पहनकर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में फसाद करवा रहे हैं, वो वक़्त दूर नहीं है। इनका नामो निशान जो है मिटने वाला है। सनम जी, मैं जानना चाहूँगा, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद 5 अगस्त 2019 का वो दिन जिस दिन दफ़ा 370 की मनसूखी की गई और ये कहा गया था कि अब जम्मू व कश्मीर में रोज़गार आएगा, जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज अगर हम नौजवानों की बात करें तो हर नौजवान सड़कों पर एहजाज करते हुए नज़र आ रहा है। क्या लगता है आपको कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर की अवाम चैन व सुकून से रह पाई? क्या जम्मू व कश्मीर की अवाम को नौकरियाँ मिल पाई? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? आपने कहा कि 370 के बाद इन्होंने कहा था नौकरियां मिलेंगी। अरे नौकरियां तो मिली नहीं। मैं नौजवान हूं, यंग हूं, सोसाइटी में दिन को बैठता हूं, नौकरियां मिली नहीं। जिस छोकरी को उम्मीद थी कि मेरे इस छोकरे से शादी होगी, वो उससे बात करती थी कि मेरे छोकरे को नौकरी मिलेगी और मैं इससे शादी करूंगी। आज उस छोकरे को ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली, वो छोकरी भी चली गई उससे, क्योंकि बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिली है। इन्होंने कहा था नौकरी देंगे। अरे नौकरी तो आपने कोई दी नहीं, बट जिनकी कोई छोकरियाँ थी वो भी आपने छीन ली। वो कैसे छीनी? 1 लाख नौकरियाँ, फिर 50,000 नौकरियाँ, फिर 25,000 नौकरियाँ। यूपी और बिहार और दिल्ली वाले को आपने आगे कर दिया, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को पीछे कर दिया। हमारे लोग परेशान हो गए। हमारे यंग सोचने लगे थे कि जो हमने अरमान रखे थे, आखिर एक दिल में 100 अरमान पलते हैं, एक निकाल लो तो बाकी मचलते हैं। हमने जो अरमान रखे थे दिल में कि हमें नौकरी मिलेगी, हमारी नौकरी भी नहीं हमसे मिला। हमें जहाँ पे इनको लाइसेंस देने चाहिए थे PhD के, जहाँ पे इनको लॉ के डिग्री के लाइसेंस देने चाहिए थे, वहीं पे ये शराबों के लाइसेंस दे रहे हैं, वहीं ये नौजवानों को रोष रहे हैं, ये क्राइम कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लाजवाल के मुताबिक जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी बंदा जो है वो पेशे से मुलज़म नहीं होता, कोई भी बंदा पैदाशी मुजरम नहीं होता, या वो वक़्त का मुजरिम होता है या उसको हालात बनाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से अगर क्राइम नौजवान कर रहा है, वो पेशे से मुलज़म नहीं है, वो ख़ानदानी मुलज़म नहीं है। आज उनको ये हालात जो है मुजरम बना रहे हैं, उनको हालात मजबूर कर रहे हैं क्राइम करने पर। वो क्या करेगा? जो एक नौजवान PhD करने वाला, एक हाई लेवल की डिग्री हासिल करने के बावजूद जब उसकी इज्जत उसको नहीं मिलेगी, वो क्या करेगा? वो आप लोगों से क्या करेगा? वो फ्रस्ट्रेट ही करेगा, वो गैर कानूनी काम ही करेगा। वो ये आज गैर कानूनी काम जो है नौजवानों से कौन करवा रही है? यहाँ की सरकार करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा रहे हैं। आज 4-5 दिन पहले देखो, हम देख रहे हैं कि जो ATM गार्ड एक था, उसका मर्डर हुआ, किस तरीके से उसका मर्डर किया गया है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक कॉन्फिडेंस तरीके से एक बात और कहता हूँ, मैं एक ही बात कहूँगा कि जिसने क्राइम किया वो बचना नहीं चाहिए, और जिसने क्राइम किया है वो बचना नहीं चाहिए।
पर बेकसूर को सजा होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब मैं कंफ्यूज हूँ मसले को की भी लेकर राजनीति हो रही है। उनमें से एक अक्यूज जो है वो कहता है हमसे ये गलती हो गई है, दूसरा कहता है कि हमें पता नहीं है। आप वो बात भी छोड़ें, हमारे हिंदुस्तान का आईन ये कहता है जिसने कत्ल किया है उसकी बात भी सुनो। मेरी रात को कहीं बात हुई है, वो जो लड़के हैं जो मर्डर केस में 2 अंदर हैं, अगर उन्होंने ये क्राइम किया है, मैं सबसे पहले खड़ा होकर कहता हूं कि उनको वो सजा दो जो हिंदुस्तान के आइन में है। आप दूसरों को खुश करने के लिए बेगुनाह लोगों को आप पकड़ के किसी को टारगेट नहीं कर सकते। उसकी मां 5 दिन से जम्मू के अंदर है, वो अपने बेटे से मिलना चाहती है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उसकी मां को बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। अगर क्राइम उसके बेटे ने किया है, उसकी सजा मां क्यों भुगत रही है? क्या जमहूरियत नहीं है? क्या फंडामेंटल रही नहीं है? क्या राइट टू कम्युनिकेशन नहीं है? एक मिलिटेंट, एक आतंकवादी के लिए भी जो है उसके राइट भी हैं, उसको भी खाना दिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो है कम्युनिकेशन करवाया जाता है। एनजीओ रेड क्रॉस वाले आते हैं बात करने के लिए। एटीएम गार्ड के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम उसकी फैमिली के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उस दुख में हम भी हैं। बट मैं एक ही बात कहता हूं, जो बेकसूर है उसको सजा होनी नहीं चाहिए, जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए। आप मत सोचें, मैंने आपको पहले क्या कह दिया है, कोई भी आदमी पेशे से मां के कोख से जब निकलता है वो मुजरिम नहीं होता है, या वो वक्त का मारा मुलजिम होता है, या उसको हालात बनाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की जगह बुरा इंसान बन चुका है, क्योंकि स्टेज ही वही आ गई है। सनम जी, अब बात करता हूं मैं 4G इंटरनेट की। हालिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 4G के हवाले से जल्द ही जम्मू व कश्मीर की अवाम को एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 6 फरवरी तक फिर से 4G इंटरनेट को मुअत्तल रखने के लिए कहा गया और 6 तारीख दी गई। क्या लगता है आपको, सिर्फ तारीख पे तारीख ही दी जाएगी जम्मू व कश्मीर की अवाम को, या कभी 4G इंटरनेट चलेगा? देखो, ये जो 4Net इंटरनेट है, ये बैरी, अंधी और गूंगी सरकार जो कि अडानी और अबानी को बेचकर अपना देश, आज किसान भी जो है वो बेरी तरीके से जो है रोडों में है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चोरी कर रहे हैं, ये हमसे डाका डाल रहे हैं, पैसे हमसे 4G के लिए जा रहे हैं और दिया जा रहा हमें 2G। आज ये इतना गिर चुके हैं कि एक रुपया भी ये आवाम से नोच नोच के खा रहे हैं। आपने कहा कि अलजीत साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्दी राहत की सांस मिलेगी। यार, आप कोई अपनी तरफ से तोहफा तो नहीं दोगे? हम अपना हक मांगते हैं, नहीं आपसे भीख मांगते हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर की या देश के प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर की इतनी औकात और इतनी जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को वो कुछ दे पाएँ। कहते हैं जी हम राहत की सांस देंगे, आप क्यों नहीं देंगे? हम अपना हक छीन के लेंगे, हम ज़बरदस्ती लेंगे। 4G जो है इस पे लिए आपने कहते हो आज देंगे, क्यों देंगे? कोई अपनी तरफ से आप तोहफा तो नहीं दोगे? ये हमारा हक है, हमारा राइट है, जो कि आप इस टाइम डाका मार के जो आप चोरी करके खा रहे हो, ये हमारा हक तो हमें मिलेगा। ये हम कोई आपसे भीख नहीं मांगते हैं, ये हम अपना हक मांगते हैं। आप क्या कहते हो? मैंने आज से 1 महीना पहले भी जब किसी पत्रकार ने पूछा, मैंने चैलेंज दिया उनको, मैंने कहा ये बीजेपी के जो हैं अध्यक्ष जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करना, जो कि इस लोगों को एक शो मिल गया है, कॉमेडी शो, जो कपिल शो होता था इंडिया में, आज जम्मू कश्मीर में जो है कॉमेडी शो अरविंदर राणा लग गया। मैंने उनको कहा था जाओ मेरा ये मैसेज दो, अगर आप कहते हो कि दिल्ली में हमारा सेटअप है, सेंटर में हमारी हुकूमत है, हमारी चलती है, मैं राणा साहब 15 मिनट के लिए लोगों को बोलकर 4G चला के बताओ, मैं मान जाऊंगा, मैं आपका कायल बन जाऊंगा। कहाँ इनको कुछ सीरियस ही नहीं लेता, दिल्ली वाला कोई इनका फ़ोन ही नहीं उठाता। वो हमें पता है बीच की बातें हैं, हमारे सोर्सेज भी हमें कहते हैं, इनको पता भी नहीं होता कि ऊपर से क्या ऑर्डर आने वाला है। ये SRO 24 में इनके जो डिप्टी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं कुलविंदर गुप्ता, वो एक माइक पकड़ के नीचे दबा रहे हैं। जब SRO 202 के लिए कहा गया, इन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे, टूल प्लाजा के लिए कहा, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। दूसरे दिन टूल प्लाजा लग रहा है। इनको कोई दिल्ली में भी कोई भी देश के प्रधानमंत्री या कोई भी हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी बीजेपी के नेताओं को सीरियस लेते नहीं। इनका अंदर से सेटअप टूटा हुआ है। ये क्या हमें देंगे?
इनकी खुद औकात नहीं है लेने की। ये पहले खुद तो लें ना। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मैं 2G चला रहा हूँ, क्या अरविंदर राणा जी कोई 4G पे तो नहीं बैठे हुए? क्या कोई बीजेपी का कोई और नेता 4G तो नहीं चला रहा? इनको खुद नहीं मिला जा रहा। इनको खुद भी उसी मरीज के ये बीमार हैं जिसके हम हैं। तो ये कभी कहते हैं कि हम 4G देंगे, कभी LG साहब ये कहते हैं। बट मैं एक ही ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतबाना इल्तिजा की भीख मांगता हूँ LG साहब से, और ये बात कहना चाहता हूँ कि वक्त आता जाता है, सरकारें आती हैं जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे देश हमारे बिना नहीं था चलता, आज उनका नामो निशान है। इस दुनिया में आया जो उसने जाना है। पर मनोज साहब, मैं कहता हूँ कि यादें अपनी यादों की साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अगर पहले भी यहाँ पे गवर्नर रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी रहे, उसके बाद फिर दूसरे गवर्नर यहाँ पे हैं, अब आप तीसरे हैं। मैं कहता हूँ शायद आप कुछ ऐसा हर एक कौम के लिए कभी भी मत देखें कि आप वो PDP से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कांग्रेस से है। आप एक ऐसा मिसाल बना के जाएं कि आने वाले दौर में आपको लोग याद रखें। एक अच्छे तरीके से बनना चाहते हैं, जिस तरीके से आज एक तरफ लोग गांधी जी को याद करते हैं और दूसरी तरफ हरामजादे गोडसे को भी याद करते हैं। मैं कहता हूं गांधी जी के नक्शे कदम पर चलें, गोडसे का हमायती नहीं बनना। हम हमेशा जो है वो देशभक्त हैं, थे और रहेंगे। और ये जो बार बार हमें देशद्रोही कहते हैं, ये गोडसे के जो है, मैं ये बात कहूँगा कि ये गोडसे को अपना बाप मानते हैं, ये उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे हक़ ने, मुझे जमहूरियत ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन ने, और मेरी अदालत अदलिया ने, और पार्लियामेंट ने, और जम्मू कश्मीर के हकूक़ ने मुझे हक़ दिया है। मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ और मैं करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। नौजवानों के लिए लड़ूंगा और हमेशा लड़ता रहूँगा। बिल्कुल सनम जी, आपने कहा कि नौजवानों के लिए लड़ूंगा और हमेशा लड़ता रहूँगा, और हमने भी ऐसा ही देखा है कि अक्सर आप नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं, हक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि नौजवानों को आप क्या पैगाम, जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। आपके कोई दुकान है किसी हिंदू भाई की, सब हिंदू जाके वहाँ से सामान नहीं ले सकते हैं जब तक कोई मुसलमान और सिख नहीं जाएगा। क्योंकि इसीलिए इस गुलदस्ते का नाम जो है वो जम्मू कश्मीर, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 या 9 स्टेटें थी, तब हमारी स्टेट को भी एक अव्वल दर्जा दिया जाता था, इसको फ्रंट लाइन पे रखा जाता था। आज कुछ सियासी गुंडों ने हिंदू मुसलमान का इंजेक्शन लगाकर मेरे और आपके बीच इख्तलाफ पैदा किया है। नहीं, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि ये जिनकी खुद औलाद नहीं है, जिनके खुद बच्चे नहीं हैं, वो दूसरों की बच्चों की हमदर्दी क्या करेंगे? वो दूसरों को हमेशा जहर डालेंगे। ये आज मज़हब का जहर लगाते हैं, ये आज हर एक को जो है मज़हब के नाम पर बांटते हैं। ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जिस मज़हब से हूँ, मेरे अल्लाह और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम दूसरों के मज़हब की इज़्ज़त करो। मैं ये बात कॉन्फिडेंस तरीके से कहता हूँ कि मेरे अल्लाह के नबी ने कहा अपने वतन से रह के मोहब्बत करो, तो मैं अपने वतन से रह कर मोहब्बत ही करूँगा। तो ये हमेशा कभी जो है हिंदू मुसलमान, कभी राम मंदिर, कभी राम, तो ये आज राम के नाम से लोग एक प्यार चलता था, आज राम के नाम से लोग डर रहे हैं। ये डराने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये राम प्रेमी नहीं हैं, ये राम विरोधी हैं। बस आपने ये सोचना है कि खून अपना हो या पराया हो, पर नस्ल आदम का खून है आखिर, कि जंग मशरक़ में हो या मगरब में हो, अलम आलम का खून है आखिर। मैं घर में गिरूं या सरहद में गिरूं, रूहे ज़ख्म खाती है अक्सर। नौजवानों से मेरी एक ही बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। कल ये वक्त जो है आपने पास करना है। आजकल के नौजवान, आजकल की जितनी भी मेरी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो सियासत से नफ़रत करती हैं। क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे झूठ है, किसी ने भी हमसे वफा नहीं की। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग सियासत नहीं करेंगे, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग बात नहीं करेंगे, फिर आप किसको सौंपेंगे? एक गूंठा मार को, जिसको सिग्नेचर ही नहीं करना आता, वो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा।
इसलिए मैं मोहब्बाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं हमारा जो स्टेटहुड है ये हमें वापस मिलना चाहिए, हमारा हक जो है हमें वापस मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होते ही लोग बता देंगे हमने किसको लाइक करना है, किसको डिसलाइक करना है। बाकी और मैं क्या कहूँगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस लीडर सनम शाह जी, जिनने जम्मू व कश्मीर के हालात व वाक़ात को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।